हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा और 12th के एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और अलग-अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। फिजिक्स के एग्ज़ाम में एक बहुत ही मुश्किल सा चीज़ बहुत सारे बच्चों को लगता है, जिसका नाम है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जबकि ये मुश्किल होता नहीं है, परंतु बच्चों को लगता है। तो होता नहीं है तो बच्चों को क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि अगर उसके पढ़ने का तरीका गड़बड़ होगा, गलत तरीके से पढ़ेंगे तो ये चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें और साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो पहला इंफॉर्मेशन जो आज आपको दे रहा हूं कि आज, यानी कि जिस दिन ये वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे, मे बी 28/12/2023 को शाम 7 बजे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है, जो कंप्लीट सिलेबस के 60 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। और उसको आप एक टेस्ट के भांति दें और उसके बाद उसके अगले लेक्चर से आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एकदम टॉपिक वाइज, जिससे कि पूरा चैप्टर का रिवीजन भी होगा। इसको आप रिवीजन कम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं और वो एक टेस्ट के भी जैसा होगा कि पहले आप बताने की कोशिश करें आप बता पाते हैं या नहीं। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिससे टॉपिक का भी रिवीजन होता चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो 3 इन 1 काम होगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत बच्चों को मुश्किल कर देता है, बहुत बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके पीछे रीजन है कि वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के चीजों को अच्छे से समझते नहीं है। तो अभी अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं या आगे भी देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, जरूरत का वीडियो है। तो चलिए ध्यान से सुनिए सबसे पहले कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है वो कितने टाइप का होता है। तो वो टोटल 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो है वो है डेरिवेशन टाइप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, उपकरण या यंत्र। उसके बाद उसके बाद है डिफरेंसेस, अंतर लिखने वाला या नियम लिखने वाला। ये दोनों बहुत कम है, 2-3 ही हैं जो पूछे जाते हैं। तो मेनली यही दोनों है, डेरिवेशन टाइप और इंस्ट्रूमेंट। तो अभी के बाद, आज के बाद आप जब भी पढ़ने बैठिएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो आप ये जरूर एक बार सोचिएगा कि ये डेरिवेशन बेस्ड है कि इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। आप ये सोच के ही पढ़ने बैठिए, तभी आप जो पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से लिख पाएंगे। आप अगर समझते हैं और लिख नहीं पाते हैं तो भी दिक्कत है। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है जो कि साल भर पढ़ाई तो किए हैं परंतु प्रैक्टिस नहीं किए हैं या प्रैक्टिस अब करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेरिवेशन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को डेरिवेशन क्वेश्चंस कहते हैं, कैसे क्वेश्चंस को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और कैसे क्वेश्चन को डिफरेंसेस कहते हैं, कैसे क्वेश्चन को लॉज कहते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। सबसे पहले डेरिवेशन। डेरिवेशन क्वेश्चन किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको बोला गया कि किसी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। आपको बोला गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाएं किरचॉफ्स लॉ की मदद से। आई बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको बोला गया रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करें। आपको बोला गया कि 1/v - 1/u = 1/f प्रूफ करें। वैसे ये आसान हुआ, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन जो होगा उसका डेरिवेशन करें। आई बात समझ में? आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछा जाए तो जिसके बाद कोई एक फॉर्मूला निकल कर आता है और वो डेरिवेशन होता है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो हुआ डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चंस आपके डेरिवेशन क्वेश्चन हुए। और इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, जैसे साइक्लोट्रॉन, वैंडीग्राफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मूविंग कॉइल जनरेटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अल्टरनेटिंग जनरेटर, ये सब जो भी चीजें हैं
ये सब किसके अंतर्गत आएगा? इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस के अंतर्गत। तो दोस्तों अब आपको समझना है कि डेरिवेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लिखा कैसे जाए। डेरिवेशन के क्वेश्चन, अब कोई भी डेरिवेशन होगा तो उसको 3 पार्ट में लिखना है। सबसे ऊपर पे आपका होगा लैंग्वेज। बहुत बच्चे इसे थ्योरी नाम देते हैं लेकिन ये लैंग्वेज है सब। लैंग्वेज के बाद आपका आएगा डायग्राम और डायग्राम के बाद आएगा कैलकुलेशन। तो आपको कैसे अपने कॉपी में लिखने का प्रैक्टिस करना है? लैंग्वेज, डायग्राम और डेरिवेशन, मतलब कैलकुलेशन। ये पूरा डेरिवेशन का है। अब लैंग्वेज के अंदर क्या आएगा? लैंग्वेज के अंदर आएगा कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन। अब यही सब बच्चे से कमजोरी, वो समझते ही नहीं कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, लैंग्वेज किसको कहते हैं। वो समझते पूरा एक बार में उसको पकड़ के पिक्चर बनाना है, नहीं, उसको तोड़ तोड़ के समझिए। तो ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वायर होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर उसमें करंट होगा, और हमको यूज करना है बायोट-सेवर्ट लॉ। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि जो फिजिक्स है वो कॉन्सेप्ट हुआ, जो आप चीजें समझते हैं क्यों मैग्नेटिक फील्ड हुआ। आप डायपोल के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो आप बताएंगे कि चार्ज के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। तो डायपोल के भी बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो सर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? फिर डिस्क्रिप्शन हुआ कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को सामने वाले को समझाने के लिए कुछ कुछ चीज मानते हैं, कि माना कि एक डायपोल है तो ये क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन को समझिए कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है डिस्क्रिप्शन। ऐसे बिना समझे अगर ऐसे पूरा पूरा लिख रहे हैं तो उससे उतना मजा नहीं आएगा, ना आपको याद रहेगा। लेकिन अब आप चीजों को तोड़ के पढ़िए, तो अब जब भी आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई डेरिवेशन तो समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, फिर डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ मानते हैं, कुछ टर्म कंसीडर करते हैं, लेंथ माने, ए बी, कहां निकालना है, ये सब किसके अंदर आया? डिस्क्रिप्शन। अब उस डिस्क्रिप्शन के ही आधार पर डायग्राम बनता है, या कहिए डायग्राम के आधार पर ही डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन लिख करके डायग्राम बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके आधार पर उसके ऊपर ही डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर डिस्क्रिप्शन, ये किसके अंतर्गत आया? लैंग्वेज, और फिर डायग्राम, और लास्ट में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्या यूज करना है? कैलकुलेशन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन भी पूरा रटना चाहते हैं, यहां भी कर कैलकुलेशन आपको हमेशा सेल्फ ट्राई करना चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा, अभी भी आपको देखिए लास्ट में तो एग्जाम में खुद से ही बनाना होगा, तो मेरा कहना है कि एक बार खुद से क्यों नहीं ट्राई कर लिया जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं किस पे? इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस पे। इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस जैसे बताया, वैंडीग्राफ जनरेटर, आई बात समझ में? आगे आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, समझ रहे हैं, इस तरह का पोटेंशियोमीटर, ये सब चीज हुआ। तो ये सब क्या हुआ? डिवाइस। ये सब क्या हुआ? डिवाइस। ट्रांसफार्मर, ठीक है, अल्टरनेटिंग जनरेटर, ये सब क्या हुआ? डिवाइस। तो अब जब भी डिवाइस को लिख रहे होंगे तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि वो डिवाइस किस काम के लिए यूज होता है, कैसा होता है वो डिवाइस, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो आप उसके इंट्रोडक्शन में लिखने की कोशिश करें कम शब्दों में ही, कि ये ट्रांसफार्मर है तो ये किस काम के लिए यूज होता है ये। उसके बाद प्रिंसिपल, अब वो डिवाइस किस सिद्धांत पर काम करता है, आई बात समझ में? तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत पर तो काम नहीं करता होगा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो वो आपको पढ़ने वक्त भी दिमाग में आना चाहिए कि ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कनेक्ट कीजिएगा, कैसे जोड़िएगा जो वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग, अब आपका बन गया तो आप कब स्विच दीजिएगा, स्विच देने के बाद क्या होगा, करंट आएगा, उस करंट से क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज किसके अंतर्गत आया? वर्किंग। और लास्ट में अगर उसमें भी कोई फॉर्मूला आ रहा होगा, उसमें भी कुछ कैलकुलेशन करना होगा, तो लास्ट में क्या होगा? कैलकुलेशन। तो जब आप पढ़ने वक्त ये सब चीज सोच सोच के पढ़ेंगे
तो लिखने वक्त जरूर लिखेंगे, और कोशिश करना चाहिए कि पहले से थोड़ा सोच के पढ़ने बैठे। एक बार में बहुत सारा चीज करने से अच्छा है वन बाय वन थोड़ा अच्छे से करते जाएं। तो ये हुआ आपका जो मेनली 2 टाइप का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके समझ में अच्छे से आया होगा कि प्रिपरेशन करना कैसे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के डिफरेंसेस और लॉज वाले। डिफरेंस वाले जो जनरली हैं वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक तो अल्फा बीटा गामा के बीच डिफरेंस पूछ देता है, एक पारा डाया और फेरो के बीच डिफरेंस पूछ देता है। आई बात समझ में? इस तरह के कुछ डिफरेंसेस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिविटी, पारा डाया फेरो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लॉज में एक ही लॉ है जो बार बार पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा होता है। आई बात समझ में? इसके अलावा लगभग सब क्वेश्चन डेरिवेशन या इंस्ट्रूमेंट में ही आता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद से भी ज्यादा आपकी जरूरतों को पूरा किया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज शाम में। अगर आज देख रहे हैं आगे देखिएगा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही साथ बनाए रखें। हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको फायदा होते रहे। बाय बाय, टेक केयर।